नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन कौन सी सूचनाएं प्रकटन से मुक्त हैं। हम अधिनियम की तो बात करेंगे ही, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक नियमावली बनाई गई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015। उसमें भी कुछ प्राविधान है, उसकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अधिनियम में क्या व्यवस्था है। अधिनियम के अनुसार ऐसी कौन सी सूचनाएं हैं जो प्रकटन से मुक्त है। तो सबसे पहले है अधिनियम की धारा 8। अधिनियम की धारा 8(1) उसमें ए से लेकर जे तक 10 प्रकार की सूचनाएं प्रकटन से मुक्त हैं। तो संक्षेप में जल्दी जल्दी एक एक करके देखेंगे। कुछ सूचनाएं जो प्रकटन से मुक्त हैं, जिनको हम अंग्रेजी में एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर भी कहते हैं। कुछ एग्जेम्पशंस एब्सोल्यूट हैं और कुछ एग्जेम्पशंस कंडीशनल है। कंडीशन एक ही है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो जहां कंडीशन होगी वहां मैं आपको बता दूंगा। तो 8(1) से शुरू करते हैं। 8(1) ए से लेकर जे तक 10 प्रकार की सूचनाएं। ऐसी सूचनाएं जिन्हें प्रकट करने से देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा हो सकता है, जिससे देश के आर्थिक हितों पर, सामरिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, उन्हें देने से मना किया जा सकता है। ऐसी सूचना जिसे देने से किसी न्यायालय ने स्पष्ट रूप से मना किया या जिसे देने से किसी न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता हो, तो उसे देने से मना कर देंगे। यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ यह नहीं कहा गया कि यदि वाद विचाराधीन हो तो मना कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। ये कहा गया कि यदि किसी न्यायालय ने स्वयं स्पष्ट रूप से मना किया हो या वह सूचना प्रकट करने से किसी न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता हो, तो उसे मना करेंगे। ऐसी सूचना जिसे दिए जाने से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होने की संभावना हो, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसे देने से मना कर सकते हैं। ऐसी सूचना जिसे देने से या जिसे प्रकट करने से किसी के कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या किसी थर्ड पार्टी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो उसे देने से मना किया जा सकता है। लेकिन देखिए, ये कंडीशनल है। यदि आवेदक ने उस सूचना को प्रकट करने के लिए व्यापक जनहित सिद्ध कर दिया है, तो उसे देने पर विचार किया जा सकता है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, विचार किया जा सकता है। ये विचार कैसे होता है, ये किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा ऐसी सूचना जो वैश्वासिक संबंधों के आधार पर हमारे पास उपलब्ध है, अंग्रेजी में कहते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप। वैश्वासिक बना है विश्वास से, यानी ऐसे संबंध जो विश्वास के अंतर्गत या उनकी कैटेगरी वैश्वासिक संबंधों के अंतर्गत आती है। जैसे एडवोकेट और क्लाइंट का रिलेशन, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन, ट्रस्ट और बेनिफिशियरी का रिलेशन, बैंक्स और उसके कस्टमर्स या अकाउंट होल्डर्स का रिलेशन। ये चंद उदाहरण हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप के या वैश्वासिक संबंधों के। ऐसी सूचना जो किसी विदेशी सरकार से विश्वास के अधीन हमें प्राप्त हुई है, उसे देने से मना किया जा सकता है। ये एब्सोल्यूट है।
ये कंडीशनल नहीं है। जो कंडीशनल होगा वो मैं आपसे बताता रहूँगा। ऐसी सूचना जो किसी ने लॉ इन्फोर्समेंट के दृष्टिगत प्रदान की थी ऑर्गेनाइजेशन को, परंतु आज आरटीआई में मांगी जा रही है, जिसके प्रकटीकरण से किसी की पहचान उजागर होने का खतरा है, और पहचान उजागर होने से उस व्यक्ति या उसके परिवार की सुरक्षा को, उसके जीवन को खतरा हो सकता है, या उसके परिवार के जीवन को खतरा हो सकता है, तो उसे नहीं दिया जाएगा। ऐसी सूचना जिसे देने से इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस या प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स का प्रोसेस बाधित होने की संभावना हो, या उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, तो उसे देने से मना कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो करती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जैसे पुलिस, सीआईडी, सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यादि। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, वहाँ भी इंक्वायरी तो होती है। तो इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी या जांच सम्मिलित है। जांच यदि प्रचलन में है का मतलब, ये कुछ नया शब्द लगा होगा आपको, इसका अर्थ होता है कि जांच यदि प्रगति पर है, प्रोग्रेस में है, और वह सूचना प्रकट करने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या जांच बाधित हो सकती है, तो उसे देने से मना किया जा सकता है। कैबिनेट पेपर्स का वो हिस्सा जिसमें मंत्रियों, सचिवों और अधिकारियों के बीच का विचार विमर्श या डेलिब्रेशंस सम्मिलित हैं, उसे नहीं दिया जाएगा। कैबिनेट के निर्णय को उद्घाटित कर दिया जाएगा, और जिस सामग्री के आधार पर कैबिनेट ने वह निर्णय लिया, उसे भी प्रकट कर दिया जाएगा। और अब अंत में 81J, निजी प्रकार की सूचना। निजी प्रकार की सूचनाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली वो जिनका किसी लोक सेवक की लोक क्रिया से कोई संबंध नहीं है, और इस प्रकार यह किसी की निजता में अवांछनीय हस्तक्षेप। दूसरी वो जिनका लोक क्रिया से संबंध हो सकता है। जो दूसरी कैटेगरी की निजी प्रकार की सूचना है, जिनका लोक क्रिया से संबंध हो सकता है, पब्लिक एक्टिविटी से संबंध हो सकता है, उसके बारे में भी पूरी एक प्रक्रिया है। वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट वीडियो उसका बनाएंगे। बस केवल इतना समझ लीजिए कि जो दूसरी कैटेगरी है, उसके बारे में भी आवेदक को व्यापक जनहित सिद्ध करना होगा, और उसके आधार पर जन सूचना अधिकारी को यह निर्णय लेना होगा 5 दिन के भीतर, आवेदन पत्र प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर यह निर्णय लेना होगा कि यह निजी सूचना प्रकट की जानी है अथवा नहीं। यदि वह निर्णय लेते हैं प्रकट की जानी है, तो उसकी बाकायदे एक प्रक्रिया है। जैसा मैंने पहले कहा, एक अलग वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अधिनियम की धारा 9, अधिनियम की धारा 9 में है कॉपीराइट। कॉपीराइट यदि किसी व्यक्ति में सन्निहित है तो उसे नहीं दिया जाएगा, और कॉपीराइट यदि राज्य में सन्निहित है तो वह जनता का है। अभी तक हमने 2 धाराएं देख ली अधिनियम की। धारा 8(1) टू बी वेरी प्रिसाइज, धारा 9 सेक्शन 9, जिसमें हमने कॉपीराइट के बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे सेक्शन 24, धारा 24। इस धारा में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अर्थात केंद्र या राज्य सरकार जैसी भी स्थिति हो, उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि उनके अधीनस्थ जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, हिंदी में यदि हम कहें तो आसूचना और सुरक्षा संगठन, एक अधिसूचना जारी करके उन संगठनों को अधिनियम की परिधि से बाहर किया जा सकता है, अर्थात उन पर आरटीआई
के प्राविधान लागू नहीं होंगे, लेकिन एक कंडीशन है, उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी यदि भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित सूचनाओं की मांग की जाती है तो अधिनियम के अनुसार कार्रवाई होगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रकटन से मुक्त हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस की मैं चर्चा करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो ऑर्गेनाइजेशंस तो आरटीआई की परिधि से बाहर हैं ही, लेकिन यदि यह ऑर्गेनाइजेशंस किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और कोई नागरिक इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाने के बजाय उस विभाग या ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाता है जिनसे इन्होंने पत्राचार किया था, तो वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी इनकी सूचना प्रकट नहीं करेगा। आगे हम एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आरटीआई की परिधि से बाहर है, उसको देख लें। सबसे पहले हम देखेंगे पुलिस विभाग के अधीन, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अधीन। पूरा पुलिस विभाग आरटीआई से बाहर नहीं है, पुलिस विभाग का एक छोटा सा हिस्सा अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत आरटीआई से बाहर है। पहला है अभिसूचना शाखा, फिर है सुरक्षा शाखा, इसके अतिरिक्त विशेष कार्यबल जिसको हम स्पेशल टास्क फोर्स या एसटीएफ भी कहते हैं, और प्रांतीय सशस्त्र पुलिस शाखा यानी पीएसी। तो पुलिस में ये छोटा सा हिस्सा आरटीआई से बाहर है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग और उसके संगठन अर्थात उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान। तो ये हमने बात की अधिनियम की धारा 24 की। इसके अलावा हमने आपसे यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश की जो नियमावली है, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015, इसके अंतर्गत एक नियम 4(2) है। 4(2) में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि इसके अंतर्गत सूचना देने से मना किया जा सकता है। 4(2) के 3 पार्ट हैं, 4(2) क, 4(2) ख और 4(2) ग। 4(2) ख के 6 पार्ट हैं, 4(2) ख 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 4(2) क। 4(2) क में कहा गया मांगी गई सूचना संबंधित लोक प्राधिकरण के बारे में हम एक अलग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, यानी पब्लिक अथॉरिटी। तो संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा रखे गए या उसके नियंत्रणाधीन अभिलेखों का एक भाग होनी चाहिए। अब जो आपके अभिलेखों का भाग ही नहीं है, जो आपके रिकॉर्ड्स का पार्ट नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की नियमावली का नियम संख्या 4(2) का कहता है कि अधिनियम के अनुसार वह सूचना दे न होगी। समझने वाली बात यह है कि वही सूचना दे होगी जो आपके रिकॉर्ड्स का हिस्सा होगी। जो रिकॉर्ड का हिस्सा है ही नहीं तो लाएंगे कहां से आप। 4(2) ख, इसके 6 पार्ट हैं, एक एक करके देखेंगे। 4(2) ख 1, इसमें यह कहा गया है कि मांगी गई सूचना में ऐसी अनुपलब्ध सूचना, अनअवेलेबल इंफॉर्मेशन का नया संग्रह किया जाना अंतर्वलित नहीं होना चाहिए, जिनको मेंटेन करना या अनुरक्षित किया जाना किसी विधि अर्थात किसी लॉ जिस अधिनियम के अंतर्गत आप काम करते हैं, अथवा लोक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी के किसी जो उनके अंतर्गत जो रूल्स हैं, नियम या उनके जो रेगुलेशंस विनियम, उसके अंतर्गत उन्हें मेंटेन किया जाना अपेक्षित नहीं है। यदि ऐसी सूचना मांगी गई है तो उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के नियम संख्या 4(2) ख 1 के अंतर्गत इसे मना किया जा सकता है। 4(2) ख 2, मांगी गई सूचना में विद्यमान सूचना का नए सिरे से निर्वचन अर्थात इंटरप्रिटेशन
या विश्लेषण अर्थात एनालिसिस, या विद्यमान सूचना के आधार पर निष्कर्ष निकालने या धारणा बनाने या परामर्श या राय देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो में हमने इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखी थी। इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग दिस एंड दिस। ये आपको याद आ गया होगा, एक वीडियो हम उसके बारे में बना चुके हैं। तो आपसे, यदि आप जन सूचना अधिकारी हैं और मुझे देख रहे हैं, तो आपसे यह अपेक्षित नहीं है कि आप विद्यमान सूचना की व्याख्या करें, विश्लेषण करें, अर्थ बताएं, आशय बताएं, अपना परामर्श दें, ये अपेक्षित नहीं है। और यदि आप डिमांड साइड में हैं, यदि आप आवेदक हैं, आपको सूचना चाहिए, और यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया इस प्रकार का आवेदन न करें जिसमें किसी विद्यमान सूचना का अर्थ बताने, आशय बताने, विश्लेषण करने इत्यादि की आवश्यकता हो। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। 4.2 4.2 में कहा गया कि मांगी गई सूचना में काल्पनिक प्रश्नों का, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अंतर्वलित नहीं होना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। दोनों लोग, जो डिमांड साइड में है वो भी ऐसी सूचना न मांगे, और जो सप्लाई साइड में है, जो जन सूचना अधिकारी हैं, उनसे ये अपेक्षित नहीं है। 4.4 मांगी गई सूचना में प्रश्न क्यों, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, अक्सर इसमें गलती होती है। मांगी गई सूचना में प्रश्न क्यों जिसके माध्यम से किसी कार्य के किए जाने अथवा न किए जाने की औचित्य की मांग की गई हो, उसका उत्तर दिया जाना अंतर्दस्त नहीं होना चाहिए। आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कि ऐसे प्रश्न का उत्तर संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा धारित अभिलेख का भाग ना हो। शायद समझ में नहीं आया, समझते हैं। यदि क्यों का उत्तर पत्रावली की विवेचना में है और अधिनियम के अनुसार वह देय है तो देना होगा। परंतु यदि क्यों का उत्तर, क्यों जिसमें किसी कार्य के किए जाने अथवा न किए जाने की औचित्य की मांग की गई है, यह पत्रावली की विवेचना में नहीं है, तो जन सूचना अधिकारी अपनी कल्पना से, अपने अंदाजे से, अपने इमेजिनेशन से उसका उत्तर नहीं देंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि पत्रावली की विवेचना में क्यों का उत्तर विद्यमान नहीं है, तब मना करेंगे। परंतु यदि है तो उसकी छाया प्रति करा के दे देंगे, यदि अधिनियम के अनुसार दे है तो। 4.2 सूचना इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए। इतनी तो फिर कितनी भी होगा। फिर से देखते हैं। सूचना इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि उसके संकलन में संसाधनों का जरा ये देख लें, संसाधन या रिसोर्सेस क्या है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे वित्तीय संसाधन, फिजिकल रिसोर्सेस, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस, हमारा समय यानी टाइम, ये कुछ उदाहरण हैं संसाधनों के। तो सूचना इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि उसके संकलन में संसाधनों का अननुपाती रूप से विचलन अंतर्ग्रस्त हो जाने के कारण संबंधित लोक प्राधिकरण का दक्ष प्रचालन प्रभावित हो जाए। इतनी विस्तृत है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के मूल कार्य ही प्रभावित हो जाए। तो आपके कार्यालय का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का दक्ष प्रचालन प्रभावित हो जाए, इतनी विशाल अगर सूचना है तो अधिनियम, तो ये जो नियमावली का नियम संख्या 4.2 के अंदर इसे देने से इनकार किया जा सकता है। 4.2 ये जो जल्दी ही इसे ऐड किया गया है। इसमें कहा गया सूचना ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी अन्य विधि, नियम, विनियम या कार्यपालिक आदेश के उपबंधों के अधीन प्राप्त की जा सकती है। अर्थात यदि किसी प्रकार की सूचना देने के लिए आरटीआई के अलावा कोई नियम बना हुआ है, कोई व्यवस्था, प्रोसीजर बना हुआ है, तो वो आरटीआई से कवर नहीं होगी। तो यहाँ हमारा 4.2 पूरा हो जाता है। उसके तीनों 6 पार्ट पूरे हो गए। अंतिम है 4.2।
सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध में 500 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, शब्दों की गणना में ज़रा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाइएगा। 500, 1, 2, 4, 5 इस पर यदि जन सूचना अधिकारी मना कर देंगे और मामला यदि आयोग में जाता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि शब्दों की गणना में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाइएगा। तो हमने जो चर्चा कर ली, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आप सूचना देने से मना कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल विधिक आधार पर, और विधिक आधार केवल 4 हैं। मैं दोहरा देता हूं, अधिनियम की धारा 8, अधिनियम की धारा 9, अधिनियम की धारा 24, जिसमें हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस यूपी के संदर्भ में देखे थे जिन्हें आरटीआई की परिधि से बाहर किया गया है, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के नियम संख्या 42। तो 4 ही आधार हैं। मैं फिर दोहरा दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं। तो 3 प्राविधान अधिनियम से और 1 प्राविधान उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 से। आज इतना ही। यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो आज कृपया उसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें और मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएं। आपने मेरा ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द अपने एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।